वॉर चेंजर रेवेंज, वर्ल्ड ऑर्डर चेंज। रूस के राष्ट्रपति ने समंदर में कयामत लाने की सोची थी। उनकी प्लानिंग थी कि समंदर से ऐसी तबाही मचे कि दुनिया देखती रह जाए। इसी पर उन्हें सबसे ज्यादा गुमान था। वो क्रूजर जिसे वो रशियन प्राइड समझते थे, यूक्रेन ने उसे अपनी मिसाइल से डुबो दिया। बहरहाल जब वो समंदर में उतरा था तो यही कहा गया था कि यह होगा कयामत किंग। आपको याद होगा 7 अप्रैल को अड़ी में ही आपने देखा था कि कयामत किंग उसे क्यों कहा जा रहा था। नमस्कार, मैं हूं दिनेश गौतम। याद रखिए, जो जंग शुरू हुई है ऐसा लग रहा है कि उसकी एंडिंग बहुत दर्दनाक और भयानक होगी, क्योंकि परमाणु अटैक तो होगा। यह ब्रिटेन भी कह रहा है, अमेरिका भी कह रहा है और रूस ने भी कहा है कि हम हिचकेंगे नहीं। मगर कब होगा, कहां होगा, किस तरीके से होगा, यह कहना अभी मुहाल है। बीते 24 घंटे में जो पुतिन के साथ हुआ है उसके बाद उन्होंने बगैर देरी किए बदला भी ले लिया। लेकिन अब यह रिवेंज वॉर चेंजर होने वाला है। इस रिवेंज की वजह से वर्ल्ड ऑर्डर चेंज होने के कगार पर पहुंच चुका है। क्यों, कैसे, सब बताएंगे। मगर शुरुआत इस बड़ी खबर के साथ। 24 घंटे के भीतर पुतिन का बदला पूरा। यूक्रेन की मिसाइल फैक्ट्री को बर्बाद किया। रूसी हमले में कीव की मिसाइल फैक्ट्री खाक। मिसाइल फैक्ट्री में बनाई जाती थी नेपच्यून मिसाइल, एंटी वॉरशिप मिसाइल। नेपच्यून से ही रूसी क्रूजर मॉस्कवा पर हमला बोला गया। स्लावा क्लास का वो क्रूजर जिसे लेकर रूस को अभिमान था कि ब्लैक सी का ये कयामत किंग है, उसे नेपच्यून ने डुबो दिया और फिर नेपच्यून की फैक्ट्री कर दी गई खाक। ये क्या हुआ, कैसे हुआ, सीन दर सीन आपको बताएंगे। सीन दर सीन, 6 सीन इस पूरे घटनाक्रम से पर्दा हटाएंगे। और इसके लिए मैं ले चलता हूं आपको आपा स्टूडियो। सबसे पहले ये आपको समझाना आवश्यक है कि ये कैसे अंजाम दिया गया, ये किस तरीके से हुआ। कैसे वो वॉरशिप जिसके बारे में समझा जाता था कि इसका दुर्ग अभेद्य है और ये जब अटैक करेगा तो फिर किसी को बचने का मौका नहीं मिलेगा। स्लावा क्लास का वो मोक्स्वा इतनी आसानी से कैसे डुबो दिया गया। और फिर रूस जो कह रहा है कि ये असल में एक एक्सीडेंट था, जब टो करके इसे ले जाया जा रहा था तो ये इम्बैलेंस की वजह से डूब गया। क्या वाकई ऐसा हुआ है? सीन दर सीन समझते हैं। और मेरे साथ यहां ब्रिगेडियर बहल इस चर्चा में मेरे साथ जुड़ रहे हैं। लेकिन यहां जरा देख लीजिए, ये मोक्स्वा का डूबना देख लीजिए। ये देख लीजिए जिसे 7 अप्रैल को TV9 ने आपको दिखाया था और कहा था कयामत किंग। और कयामत किंग क्यों कहा था वो भी समझ लेना बेहद आवश्यक है, क्योंकि इसमें KA-27 हेलीकॉप्टर के लिए गुंजाइश थी। उसके हेलीपैड्स बने हुए थे। इसमें शॉर्ट रेंज राफेल, माफ कीजिए, शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल थी। इसमें टॉर्पीडो ट्यूब भी थी। इसमें लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल थी। 600 एंटी सबमरीन रॉकेट इसमें थे। 6 AK-630 एंटी एयरक्राफ्ट गन थी। इसमें AK-130 डुअल पर्पस गन थी। और ये जिसमें 16 XP 1000 बल्कन सुपरसोनिक एंटीशिप मिसाइल थी। वो मोक्स्वा, उसे मोक्ष दे दिया गया नेपच्यून मिसाइलों के जरिए। ब्लैक सी की तलहटी में जहां वैसे भी कोई एक्टिविटी नहीं होती, वहां पर अब ये हमेशा के लिए दफन हो गया। ये क्यों हुआ? क्यों रूस को आज अब फेस सेव करना पड़ रहा है? ये जब हुआ है तो सीन दर सीन ये भी समझ लीजिए कि ये कैसे हुआ है। ये हैं वो डिफरेंट सिनेरियोज जो आपके सामने एक के बाद एक सामने नजर आ रहे हैं। कैसे मोक्स्वा पर हमला किया गया, नेपच्यून ने इसको सिंक कर दिया, और कैसे उसके बाद अब जब ये मोक्स्वा डूबा, रशियन गुस्सा 7वें आसमान में पहुंचा और उसके बाद उन्होंने वो फैक्ट्री जिसमें नेपच्यून बनाया जा रहा था उसमें एक के बाद एक ताबड़तोड़ हमले बोले। और इस बेअंदाज हमले में वो पूरी की पूरी फैक्ट्री खाक हो गई है। नेपच्यून की ये फैक्ट्री खाक हुई, लेकिन उससे बहुत सारी बातें और भी हुई। मसलन ये एक बार फिर से कह दिया गया, दिमित्री मेदवेदेव ने कहा कि अब तो लगता है कि अब परमाणु अटैक होकर रहेगा, क्योंकि अमेरिका मदद देना बंद कर नहीं रहा है और अब हमारे सामने अब उसके अलावा कोई और चारा रह नहीं जाएगा। रूसी फाइटर का अटैक, नेपच्यून मिसाइल की फैक्ट्री खाक। यहां इन तस्वीरों में आप देख रहे हैं कीव में
जब ये अंजाम दिया गया। अब ये भी कहा जा रहा है कि कीव में आने वाले दिनों में मिसाइल के ताबड़तोड़ अटैक और ज्यादा हो सकते हैं। सीन दर सीन ये आपने देखा, ये कैसे अंजाम दिया गया है। तो सवाल ये है कि अब इसके बाद आगे क्या होने वाला है। ब्रिगेडियर बहल, आपने इसमें क्या देखा और आगे क्या देखते हैं आप? देखिए, ये युद्ध पोत $750 मिलियन का था। ये फ्लैगशिप है, गाइडेड मिसाइल क्रूजर मॉस्कोवो। इसको कहते थे कि अगर ये गश्त लगा रहा था उसको मार गिराना बहुत मुश्किल है, क्योंकि इसके डिफेंस सिस्टम्स बहुत ही स्ट्रांग है। इसके अंदर लॉन्ग रेंज मिसाइल्स, शॉर्ट रेंज मिसाइल्स, हेलीकॉप्टर्स, एंटी सबमरीन वॉरफेयर, एंटी शिप वॉरफेयर, सभी तरह के इसमें आक्रमक वेपन सिस्टम्स लगे हुए थे। लेकिन इसको डुबोया उन्होंने एक सोची समझी स्ट्रैटेजी के साथ। तो कहीं ना कहीं उस स्ट्रैटेजी में इन्होंने नेपट्यून का भी इस्तेमाल किया, एंटी शिप मिसाइल का, और उसके एक प्रैक्टिस के बाद ही इसे अंजाम लाया गया और उसके बाद ही इसको डिस्ट्रॉय किया गया। रशिया के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती थी ये। रशिया को एक नाउ इसके अगेंस्ट कुछ एक्शन दिखाना था। और क्या एक्शन दिखाए? जिस फैक्ट्री में ये बनते हैं, वो मशीन बिल्डिंग प्लांट कीव की, उस पे उन्होंने अटैक किया। और ना केवल उस पे, अब ये इनका कहर देखिएगा, ओडिशा, माइकोलेव, इन सब पे आएगा। और अब ये कहर कई शहरों पर आएगा, इसका बदला लेकर रहेंगे। लेकिन क्या ये टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन की तरफ मामला जा रहा है? हमारे साथ सुरेश गोयल साहब भी जुड़ रहे हैं। सुरेश कुमार गोयल, एम्बेसडर सुरेश कुमार गोयल, उनकी आंखें इस बीच कूटनीति और जंग नीति में कहीं कोई समाधान की तरफ रास्ता जाते देखते हैं, या एस्केलेट हो गया मामला सर, और ज्यादा हो गया? देखिए, अभी तक जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं, मुझे नहीं लगता कि या तो ये युद्ध समाप्त होने वाला है या और कोई आगे डेवलपमेंट होने वाली हैं। मुझे लगता है यही है कि अभी ये चलता रहेगा, और कम से कम अभी मेरे को आसार कोई नज़र नहीं आ रहे हैं। पुतिन ने साफ साफ बोल भी दिया है कि बातचीत के लिए जब तक कोई आधार नहीं हो तो बातचीत का कोई फ़ायदा नहीं है। यूएस से जो बाइडेन यूक्रेन को बढ़ावा देते चले जा रहे हैं। उन्होंने बोल दिया कि जो हुआ ये जेनोसाइड था। अब जेनोसाइड कन्वेंशन के अंडर में अब अगर यूएस चाहे तो अपनी फोर्सेस को भेज भी सकता है, ये तो और आगे बढ़ावा मिलेगा। तो सारी बातों को देखते हुए लगता है यही है कि ये अभी जंग और ज़्यादा चलेगी, जंग और ज़्यादा चलेगी, एस्केलेशन और होने का अंदेशा है, समाधान दिखाई नहीं दे रहा। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।